नमस्कार बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा और मेरे साथ आप पढ़ रहे हैं कक्षा 10 के लिए हमारी पाठ्य पुस्तक भारतीय संस्कृति और विरासत अध्याय संख्या 5 जो कि था भाषा और साहित्य। इसको हम शुरू कर चुके थे, जहां प्रथम भाग में हमने ये समझ बनाने की कोशिश की कि भारतीय भाषाओं के अंतर्गत जो प्राचीन भाषा संस्कृत है उसके अंतर्गत कौन कौन सा साहित्य लिखा गया, उस साहित्य का हमारे सामाजिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। उन सबको जोड़ते हुए हमने बौद्ध जैन साहित्य के बारे में जान लिया था। पुराण, उपनिषद, आरण्यक, इन सब की चर्चाएं भी हमने कर ली थी। तो चलिए हमारे अध्याय को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं भाग संख्या 2, जहां हम भारतीय भाषाएं और उनसे जुड़े हुए साहित्य को देखेंगे। चाहे मुगल कालीन साहित्य की हम बात करें, इससे रिलेट करके जो पहले हमने जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम साहित्य यानी द्रविड़ भाषाओं वाले साहित्य को देखा था, उसी प्रकार हम फारसी, उर्दू के साहित्य को देखते हुए हमारे पाठ को आगे बढ़ाते हैं। तो देखो बच्चों, अगर भारतीय भाषाएं और साहित्य की अगर हम बात कर रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो भाषा थी उसका विकास कितने स्तरों पर हो रहा था। दो स्तरों पर हो रहा था। देखा था हमने कि भाई एक तो बोलचाल की भाषा कही जा रही थी और एक लिखित भाषा कही जा रही थी। यानी एक तो आम बोली थी और एक ऐसी बोली थी, एक ऐसी भाषा थी जिसके अंतर्गत साहित्य की रचना की जा रही थी। तो देखिए, उर्दू को छोड़ करके वर्तमान उत्तर भारतीय भाषाओं की सभी लिपियों का उद्गम प्राचीन ब्राह्मी लिपि से माना गया है। और लिपि का मतलब क्या था? लिपि का मतलब हमने देख लिया था कि लिखने का तरीका, कि भाषा को कैसे लिखा जाएगा, किसी लैंग्वेज को कैसे लिखा जा रहा है, उसको लिखने का जो तरीका था उसे हम क्या कह रहे थे? उसे हम लिपि कह रहे थे। तो केवल एक उर्दू को अगर हम छोड़ देते हैं, तो अगर उत्तर भारतीय भाषाओं की हम बात कर रहे हैं, हमने नॉर्थ की बात करी है, उत्तर साइड की बात कर रहे हैं, वहां की लैंग्वेजेस की बात कर रहे हैं, तो उनका उद्गम किस लिपि से माना गया? ब्राह्मी लिपि से माना गया। भारत के अधिकांश लोग विभिन्न रूपों में हिंदी भाषा बोलते थे, जिनमें ब्रज, अवधी, भोजपुरी, मागधी, मैथिली, राजस्थानी और खड़ी बोली है। तो हम ये समझ पा रहे हैं कि ये बोलचाल की भाषाएं थी। परंतु धीरे धीरे जैसे हम देखेंगे, भक्ति काल की भी बात हमने करी थी पिछले चैप्टर्स में, तो वहां हम ये देख रहे थे कि साहित्य लिखा जा रहा था, और वो कौन सी लैंग्वेज में लिखा जा रहा था? लोकल लैंग्वेज में लिखा जा रहा था, स्थानीय भाषाओं को महत्ता दी जा रही थी। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाला जो साहित्य जिसे हम पढ़ने वाले हैं, वो इन्हीं लैंग्वेजेस को टच करेगा, चाहे वो ब्रज हो, अवधी हो, भोजपुरी हो, मागधी हो, मैथिली हो, राजस्थानी हो या फिर खड़ी बोली हो। तो देखो बच्चों, सूरदास और बिहारी जी की अगर हम बात करते हैं, तो उन्होंने जितना साहित्य लिखा या जिस लैंग्वेज में साहित्य लिखा उसको क्या कहा गया? ब्रजभाषा का साहित्य कह दिया गया। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में जिस भाषा का प्रयोग किया उसे अवधी या, और विद्यापति की जब तुम बात कर रहे हो तो विद्यापति ने जो भाषा प्रयुक्त की गई वो मैथिली कही गई। तो इस प्रकार से हम ये देख रहे हैं कि जब इन भक्ति कवियों की बात करें या तत्कालीन जिन्होंने रचनाएं की भक्ति से रिलेट करके, तो उन्होंने लोकल लैंग्वेज को आधार बनाया। चाहे हमने सूरदास जी की बात करी, चाहे बिहारी जी की बात करी, चाहे तुलसीदास जी की बात करी, तो उस समय की जो लोकल लैंग्वेजेस वहां प्रचलित थी, वो सभी लैंग्वेजेस इनके साहित्य में देखने को मिलती हैं। हिंदी को जिस रूप में हम आज जानते हैं वह कौन सी है? वह है खड़ी बोली। तो देखिए, यहां से अगर प्रश्न पूछे जाते हैं इस चैप्टर को रिलेट करके, इस पॉइंट को रिलेट करके, तो जाहिर सी बात है यही पूछे जा सकते हैं कि सूरदास जी और बिहारी जी द्वारा प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? ब्रजभाषा थी। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की? अवधी में की। और उसी प्रकार अगर विद्यापति जी की बात कर रहे हो तो उनके द्वारा प्रयुक्त भाषा को मैथिली कहा जाता है। ठीक है। और हिंदी का जो प्रचलित रूप है, वर्तमान स्वरूप है जिसमें हम यूज कर रहे हैं जिसे, वो है हमारा खड़ी बोली। याद रह जाएगा ये सब बातें। चलिए इसके बाद में देखते हैं हम मुगल काल में साहित्य सृजन। देखो, काल की बात कर रहे हैं, जैसे सिंधु सभ्यता काल को जो हम छोड़ चुके थे क्योंकि वहां की लिपि अभी तक ज्ञात हो नहीं पा रही थी, साहित्य का पता नहीं चल पाया। वैदिक काल में हमने देखा, उत्तर वैदिक में देखा, जैन बौद्ध मत को आधार बना करके साहित्य की रचना हमने देख ली। द्रविड़ क्षेत्र की बात जब हमने की तो चार लैंग्वेजेस को देखा, तमिल को देखा, संगम साहित्य पढ़ लिया था, तेलुगु की बात कर ली थी, कन्नड़, मलयालम, इन सभी लैंग्वेजेस के साहित्य को हमने पढ़ लिया था। तो अब हम क्या करने वाले हैं, लोकल लैंग्वेज के बाद में मुगल काल में साहित्य सृजन कैसे हुआ, कौन कौन सी जो फेमस ग्रंथ, काव्य वगैरह लिखे गए, वो उनके रचयिता कौन थे और उनसे हमें क्या क्या जानकारियां प्राप्त होती हैं, ये सारी चीजें हमें यहाँ से सीखने को मिलेंगी। तो देखिए, अगर मुगल काल की तुम बात कर रहे हो तो मुगल काल में अकबर के समय अनेक प्रसिद्ध पुस्तकें लिखी गई थी। अकबरनामा एवं आईने अकबरी की अगर तुम बात करो तो इनके रचयिता कौन है भाई? अबुल फजल। याद रखना, ये पूछा गया प्रश्न है। ठीक है। अकबरनामा और आईने अकबरी की रचना अबुल फजल ने की। पद्मावत, रामचरितमानस, सूरसागर आदि ग्रंथों की रचना अकबर के समय ही की गई थी। शाहजहां के काल में अब्दुल हमीद लाहौरी ने
बादशाहनामा लिखा। तो देखिए, हम ये समझ पा रहे हैं कि उर्दू के साहित्य को भी उस समय, और इनकी लैंग्वेजेस देखेंगे ना अलग-अलग मिलेंगी। कुछ उर्दू में होगा, पा आगे चल के हम फ़ारसी भाषा के जो साहित्य है उसके बारे में भी यहाँ से रिलेशन देखेंगे। तो हम ये समझ पा रहे हैं कि मुगल काल में अगर साहित्य सृजन की बात करते हैं, तो किस शासक का काल? अकबर का काल एक उन्नत काल माना जा सकता है, जहाँ पर अकबरनामा, आईन अकबरी अबुल फजल के द्वारा लिखी गई, पद्मावत, रामचरितमानस, सूरसागर ग्रंथों की रचना की गई। और शाहजहाँ के काल की अगर तुम बात कर रहे हो तो अब्दुल हमीद लाहौरी को याद रखोगे, जिसने बादशाहनामा लिखा था। इसके बाद में अगर तुम मुगल शासकों के अंतिम दिनों की बात कर रहे हो, उसके हम कहें कि लास्ट पीरियड्स की बात करें, तो उर्दू साहित्य का विकास आरंभ हुआ, जिसमें मिर्जा गालिब का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। न्यायिक कार्य की भाषा फारसी होने के कारण फारसी भाषा में भी साहित्य रचा गया था। मध्यकाल की जब हम बात करेंगे, तो अकबर ने संस्कृत में लिखे महाभारत का अनुवाद करवाया था। कौन सी लैंग्वेज में करवाया था वो भी तुम याद रख लेना, फारसी में करवाया था। ठीक है, किस भाषा में करवाया? फारसी में। तो ये सब चीजें हम ये देख पा रहे हैं कि साहित्य का जो सृजन आज हम देख पा रहे हैं, वो किसी एक पीढ़ी की, एक काल की कल्पना नहीं है। उसके लिए एक लंबा पीरियड लगा था, और हर काल में अनेक प्रकार के साहित्य विकसित होते गए थे। कुछ को राजनीतिक प्रश्य मिला हुआ था, किसी को हम देखते हैं कि किसी साहित्य में हमें वहाँ की सामाजिक स्थिति, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक स्थिति का पता चलता है। या कुछ साहित्य ऐसे भी थे, जैसे अकबरनामा वगैरह की हम बात करें, तो जिनमें एक पर्टिकुलर राजा के शासन काल का वर्णन समझने की समझ हमें विकसित हो जाती है। बच्चों, इसके साथ साथ देखिए कुछ प्रश्नों की चर्चा हम कर लें। सूरदास और बिहारी द्वारा प्रयुक्त भाषा का नाम बताइए। तो ये देखिए, जब हमने लोकल लैंग्वेजेस की बात करी थी, चाहे ब्रज हो, अवधी हो, मैथिली हो, इन सब की जब हमने बात करी, खड़ी बोली की बात करी, तो मैंने आपको बिल्कुल कहा था कि कुछ राइटर्स को लेकर के वो डायरेक्ट प्रश्न कर सकता है, डायरेक्ट प्रश्न डाल सकता है कि भाई इनकी भाषा का नाम बताइए। तो जब सूरदास और बिहारी जी की बात हम कर रहे हैं, तो कौन सी भाषा निकल करके आएगी? ब्रज भाषा हमारे सामने निकल करके आ जाएगी। क्लियर हो गया? चलिए, अगला प्रश्न कह रहा है, बादशाहनामा की रचना किसके द्वारा की गई? ये अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा की गई थी। और ये हमने मुगल काल के जो साहित्य सृजन वाला टॉपिक देखा था, वहां पर इसको पढ़ लिया था। क्लियर है? चलिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, महाभारत का अनुवाद किस लैंग्वेज में किया गया था? फारसी में किया गया था। किस मुगल शासक ने करवाया भाई? ये करवाया था अकबर ने। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या समझ पा रहे हैं कि इस चैप्टर की अप्रोच ये कहती है कि यहां से अगर साहित्य सृजन को लेकर प्रश्न बनते हैं, तो वो किसी पर्टिकुलर कवि के द्वारा यूज की गई, किसी साहित्यकार के द्वारा यूज की गई भाषा हो सकती है, ऐसे प्रश्न पूछ सकता है। या फिर यहां से किसी पर्टिकुलर पुस्तक के बारे में पूछ सकता है कि भाई ये पुस्तक किसने लिखी है। या फिर कुछ जो चेंजेस किए गए, यानी किसी को अनुवादित किया गया था किसी पुस्तक को, तो किस शासक के शासक काल में हुआ, ऐसे प्रश्न वो यहां से बना करके हमसे पूछ सकते हैं। क्लियर हो गया ये सब? तो चलिए अब चलते हैं हमारे अगले टॉपिक पर, जो है हमारा हिंदी साहित्य। अगर हिंदी साहित्य की हम बात कर रहे हैं, तो आज की अगर वर्तमान स्वरूप की तुम बात करो बच्चों, तो कौन सा पार्ट देख रहे हैं, मतलब कौन सा चलन देख रहे हैं हम लैंग्वेज का? भाई खड़ी बोली देख रहे हैं। तो हिंदी साहित्य की रचनाएं जो है, उन सबको हम यहाँ देखेंगे, और उनमें जो मैन रचनाएं हैं उनके ऊपर हम डिस्कस कर लेंगे। तो देखिए, भक्ति आंदोलन का उदय होने के साथ साथ क्षेत्रीय भाषाओं का विकास हुआ था। और मुझे नहीं लगता ये लाइन अब हमें समझने में कोई दिक्कत आ रही होगी, क्योंकि भक्ति आंदोलन का मेन मोटिव ये था कि जो कर्मकांड उनसे प्रभावित लोग हो चुके हैं, ये जो इस्लाम का प्रचार बढ़ रहा है, अन्य धर्मों का प्रचार बढ़ रहा था, उससे लोगों को जागरूक करना था, और उनमें उनके अंदर भक्ति की भावनाओं को फैलाना था। तो ये काम किस भाषा में हो सकता था? लोकल लैंग्वेज में हो सकता था, क्षेत्रीय भाषाओं में हो सकता था। इसी कारण यहाँ पे ये लाइन देखने को मिलती है कि भक्ति आंदोलन का उदय होने के साथ क्षेत्रीय भाषाओं का विकास हुआ। समझ गए? चलिए, चंद्रवरदाई के पृथ्वीराज रासो में दिल्ली के पृथ्वीराज चौहान की जीवन गाथा का वर्णन देखने को मिलता है। तो ये वही बात हो गई, चाहे उर्दू साहित्य की जब हमने बात करी थी, तो मैंने तुम्हें ये कहा था कि कुछ साहित्य ऐसे देखने को मिलेंगे, कुछ पुस्तकें, कुछ रचनाएं ऐसी देखने को मिलेंगी, जिनमें एक शासक या उसके शासनकाल या उसके जीवन से जुड़ी हुई जो चीजें हैं वो हमें देखने को मिलेंगी। तो कुछ ऐसा ही हमें देखने को मिलता है पृथ्वीराज रासो में, जो चंद्रवरदाई के द्वारा रचित की गई। यह हिंदी साहित्य का महाकाव्य माना गया है। इस काल में हिंदी भाषा में कई सारे परिवर्तन होते हैं। धीरे धीरे चेंजेस को हम देखते भी जाएंगे, और ये भी देखेंगे कि कैसे कैसे पार्ट्स ऑफ लैंग्वेज बनते गए।
देखो, भक्ति आंदोलन में काव्य का रूप भक्तिमय हो गया। कबीर जैसे कवि एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते थे। क्यों करते थे? लोगों में जागरूकता लाने के लिए करते थे। तो इस भ्रमण का जो सबसे बड़ा रिजल्ट निकल करके आएगा ना, जिसे तुम सोच भी सकते हो, क्या होगा कि भाई देखो, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहे हैं, काव्यों की रचना कर रहे हैं, तो उनके काव्यों में फारसी के साथ साथ उर्दू के शब्द भी हमें देखने को मिलते हैं। जिस स्थान पे गए वहां की जो लोकल लैंग्वेज थी, स्थानीय भाषा थी, प्रचलित भाषा थी, उसका असर इनके काव्यों में हमें देखने को मिलता है। उसके शब्द जरूर देखने को मिलेंगे। तो ये वाली चीज बिल्कुल क्लियर हो गई कि भाई कबीर के जो साहित्य है, कबीर के द्वारा जो लिखित साहित्य था, उसमें फारसी के साथ साथ उर्दू के शब्द भी हमें देखने को मिलते हैं। ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि कबीर ने भक्ति आंदोलन के समय अपने जो काव्य थे वो भक्तिमय थे, तो उनके प्रचार प्रसार के लिए, लोगों में भक्ति आंदोलन के प्रति जागरूकता लाने के लिए, इन सब के लिए उन्होंने भ्रमण किया था एक स्थान से दूसरे स्थान पे। तो जाहिर सी बात थी कि वहां के जो लोकल लैंग्वेज के जो शब्द थे, उनको समावेश होना पड़ा था इनके काव्यों में। वीर गाथा काल में कवि राजपूत शासकों की वीरता, दया की प्रशंसा करते थे। तो वीर गाथा काल की जब हम बात करते हैं हिंदी साहित्य में, तो हमें यह समझ में आता है कि इसमें जो रचित रचनाएं थी, वो वीर रस से उत्प्रोत थी। शासकों की उसमें प्रशंसा की जाती थी, सौंदर्य भाव हमें देखने को भी मिलेगा। साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि दया की जो रचनाएं, दयालुता की जो रचनाएं की गई थी, कि वे शासक कितने दयालु थे, वो सारी रचनाएं हमें वीर गाथा काल में देखने को मिल जाएंगी। क्लियर? चलिए, इसके बाद में अगर सूरदास की बात कर रहे हो, तो सूरदास ने सूर सागर में कृष्ण का चित्रण एक शिशु के रूप में, एक नटखट बालक और गोपियों के साथ रास रचाने वाले किशोर के रूप में किया है। तो ये माधुर्यता का भाव आ रहा है, किसमें आ रहा है? सूर सागर में, जो किसके द्वारा रचित है? सूरदास जी के द्वारा। रसकान ने कृष्ण भक्ति के पद लिखे। हिंदी साहित्य की हम बात कर रहे हैं, प्रमुख रचनाओं के नाम आ रहे हैं, आप इन्हें राइट डाउन करते रहेंगे, हाईलाइट रखेंगे, अच्छे से लर्न कर लेंगे। रहीम और भूषण के काव्य का विषय आध्यात्मिक था, अध्यात्म से जुड़ा हुआ था। बिहारी जी ने प्रेम के साथ अन्य रसों का सुंदर वर्णन किया, और वो किसमें देखने को मिलेगा हमें? वो हमें बिहारी द्वारा रचित सतसई के अंदर देखने को मिल जाता है, जहां मोस्टली अगर देखते हो तो तुम्हें प्रेम रस दिखेगा, और उसके साथ साथ कई सारे अन्य रसों का समावेश वहां देखने को मिल जाता है। यहां से हमारे एग्जाम्स की बात कर ले तो उसके इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं वो क्या क्या रहेंगे? किसी भी पुस्तक का नाम, उसके रचयिता का नाम, उस पुस्तक को किससे जोड़ा गया है, वो चीजें हमें देखनी होंगी। क्लियर हो गया इतना? चलिए, इसके बाद में देखिए, अगर 18वीं सदी के अंत में आप आ रहे हो, तो उस समय हम ये देखेंगे कि आधुनिक हिंदी भाषा का विकास हो चुका था। राजा लक्ष्मण सिंह ने शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद करवाया था। इस समय कार्यालयों में उर्दू भाषा में जो काम किया जाता था, फिर भी हिंदी इसके अपोजिट साइड अगर हम देखेंगे, तो उर्दू के पर्टिकुलर हिंदी का विकास होते जा रहा था। 19वीं सदी के आरंभ में हिंदी गद्य अपना जो स्थायी स्वरूप था उसे प्राप्त कर चुका था। तो कहां से मान सकते हैं हम? 18वीं सदी के अंतिम समय में हिंदी भाषा का विकास होता है, और गद्य साहित्य की तुम बात करोगे तो 19वीं सदी के आरंभ में ये स्टेबल हो गया था, अच्छा एक रूप ले लिया था इसने, या हम ये कहें कि इसका परिष्कृत रूप हमारे सामने आ गया था 19वीं सदी के प्रारंभ में। क्लियर? चलिए, देखिए, इसके बाद में अगर भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी के आरंभिक रचनाकारों में से एक थे। बंकिम चंद्र चटर्जी ने बांग्ला में उपन्यास लिखे, जिनका हिंदी में अनुवाद किया जाने लग गया था। अब वंदे मातरम जो कि हमारा राष्ट्रीय गीत है, वो कहाँ से लिया गया? आनंद मठ से लिया गया ना, इनकी रचना है, किनकी? बंकिम चंद्र चटर्जी की। तो आप ये भी चीज यहाँ पे थोड़ा सा मेंशन करके ध्यान रखेंगे। क्लियर? चलिए बच्चों, इसके बाद में देखिए, अगर हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाने वाले कवियों की या प्रमुख रचनाकारों की तुम बात कर रहे हो, या हमसे यहां से सीधा प्रश्न पूछा जाए कि भाई हिंदी साहित्य के समृद्ध कवि कौन कौन से थे, रचनाकार कौन कौन से थे, तो जाहिर सी बात है तुम प्रेमचंद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, मैथिली चरण गुप्त, इन सबके नाम वहां पे मेंशन कर सकते हो। सुमित्रानंद पंत, रामधारी सिंह दिनकर व हरिवंश राय बच्चन जी की बात करें, तो उन्होंने भी हिंदी काव्य की रचनाओं में बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो इन सब के नाम हम मेंशन कर सकते हैं। देखो, अगर पिछले साल की भी बात करें या उससे पहले की बात करें, तो राजस्थान स्टेट ओपन की बात कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है इस चैप्टर से भाषा और जो साहित्य की बात करने जा रहे हो, तो यहां से सीधा सीधा किसी लैंग्वेज को उठाता है, उस पर टिप्पणी लिखवाता है। तो टिप्पणी लिखवाता है तो उसके साहित्यिक पृष्ठभूमि को देखना पड़ता है, कौन कौन सा यहाँ इंपॉर्टेंट साहित्य वो लिखना पड़ेगा,
कौन कौन से इसके इंपॉर्टेंट कवि वगैरह हैं, रचनाकार हैं, उनके नाम मेंशन करने होते हैं। तो ये सब चीजें जो कि हमने यहाँ हाईलाइट कर रखी हैं, आप इन्हें अच्छे से रिमाइंड कर लेना, ठीक है। चलिए इसके बाद में देखिए कुछ पाठगत प्रश्न देखते हैं। सतसई की रचना किसके द्वारा की गई? जो कि हमने देखा था प्रेम रस से ओतप्रोत है और इसके साथ साथ कई सारे रस हमें देखने को मिलते हैं इसमें, वो है बिहारी जी की रचना, ठीक है। सतसई बिहारी जी की रचना है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है? बंकिम चंद्र चटर्जी की बात कर रहे हैं और यहाँ पे हम देखेंगे आनंद मठ को, किसको? आनंद मठ को, जिससे हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिया गया है। क्लियर हो गया। चलो अगला प्रश्न कह रहा है, शाकुंतलम का हिंदी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? लक्ष्मण सिंह के द्वारा। ये हमने देखा था 19वीं सदी के बाद की बातें जब हमने की थी, तो वहां पे हमने इस चीज को नोटिस भी किया था। क्लियर हो गया। चलो इसके बाद में हमारा अगला टॉपिक है, हिंदी साहित्य के बाद में हम देखेंगे बांग्ला, असमिया, उड़िया और पंजाबी साहित्य को। कुछ रचनाकार लेंगे यहाँ पे बच्चों, ज्यादा डीपली हमारे सिलेबस में भी नहीं है, तो हमें केवल कुछ रचनाकारों के बारे में देखना है, कुछ प्रमुख साहित्यों के बारे में देखना है और उस साहित्य को रिलेशंस देखना है कि भाई उस साहित्य के अंदर क्या मैसेज था, किसको रिलेट करके वो लिखा गया था। बस इतना ही हमारे रहेगा काम का, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए अगर बांग्ला साहित्य की तुम बात कर रहे हो तो हिंदी के बाद में अगर सबसे अधिक समृद्ध हमें साहित्य देखना है, लिटरेचर देखना है, तो वो किस में मिलेगा? बांग्ला साहित्य में लिखेगा। कोलकाता के निकट 1800 ईस्वी की बात तुम जब करोगे, जब बैप्टिस्ट मिशन प्रेस की स्थापना हो गई थी और इसी वर्ष फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना भी की गई थी और ये वही कॉलेज है जहां पर कंपनी के अधिकारियों को अंग्रेजी शिक्षा के अलावा भारत के कानून, रीति रिवाजों, धर्म, भाषा, साहित्य का कुछ प्रशिक्षण दिया जाता था। और ये क्यों दिया जाता था, ये सब चीजें हिस्ट्री में तुमने अच्छे से देखी होंगी। जब हिस्ट्री वाला पोर्शन देखा था हमने, वहां पे ये समझ में आ गया था कि जहां हमें काम करना है वहां के रीति रिवाजों की जानकारी होनी आवश्यक है। और इसी वजह से इस कॉलेज में ये जो अधिकारी होते थे, अंग्रेज अधिकारी, उनको ये भारतीय भाषाओं से रिलेट करके कानून, रीति रिवाज, धर्म, भाषा, साहित्य का प्रशिक्षण दिया जाता था। क्लियर हो गया। विलियम कैरे ने बांग्ला का व्याकरण लिखा एवं एक अंग्रेजी बांग्ला शब्दकोश भी प्रकाशित किया था। डिक्शनरी भी बनाई थी जो कैसी थी? इंग्लिश टू बांग्ला, ठीक है। इंग्लिश टू हिंदी तो हम देखते हैं ना, पर ये थी इंग्लिश टू बांग्ला, ठीक है। 1857 में कोलकाता, मद्रास और बंबई में जो विश्वविद्यालय थे उनकी स्थापना भी कर दी गई थी। तो बांग्ला की अगर तुम बात कर रहे हो, लिटरेचर बांग्ला की बात कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है हिंदी के बाद में, हिंदी साहित्य के बाद में ये एक समृद्ध साहित्य था जिसमें काफी सारी रचनाएं हमें देखने को मिल सकती हैं। देखिए राजा राम मोहन राय ने अंग्रेजी के साथ साथ बांग्ला लैंग्वेज में भी लिखा। बांग्ला साहित्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नाम रविंद्रनाथ टैगोर का है। नोबेल पुरस्कार विजेता थे। कब मिला था इन्हें नोबेल? 1913 में। और रचना कौन सी थी इनकी? इनकी रचना की तुम बात करो वो गीतांजलि थी, जिसके लिए इन्हें नोबेल मिला था। क्लियर है। तो देखिए रविंद्रनाथ टैगोर से प्रश्न पूछ सकता है, गीतांजलि इनकी रचना है, या फिर राजा राम मोहन राय से पूछ सकता है, या फिर डेफिनेटली सीधा सीधा प्रश्न डाल सकता है कि हिंदी साहित्य के बाद कौन सा साहित्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना गया, उसकी प्रमुख रचनाओं के नाम लिखिए या रचनाकारों के नाम तुम्हें मेंशन करने होंगे। क्लियर हो जाएगा। चलिए इसके बाद में अगला जो साहित्य हम देख रहे हैं वो है असमिया का। देखो बच्चों, इस चैप्टर की अप्रोच ये कहती है कि जो मेनली था संस्कृत साहित्य था, उसके बाद में हमने जो मुगल कालीन साहित्य सृजन था वो देखना था, मेनली मोस्टली बात कर रहे हैं, ठीक है। बौद्ध और जैन और द्रविड़ लैंग्वेज का, यानी कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और हम मलयालम की बात कर चुके हैं। तो इन चारों का जो द्रविड़ पोर्शन था, दक्षिण भारत की जो लैंग्वेज का पोर्शन था, वो इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो बचे हुए रेस्ट है, जैसे बांग्ला हुआ, असमिया, उड़िया, पंजाबी हुआ, उर्दू, फारसी हुआ, आगे हम इंग्लिश साहित्य भी थोड़ा बहुत देखेंगे, तो ये सारे हैं, वो हम केवल इतना ही पोर्शन उसका लर्न करना है कि भाई ये कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं और इनके प्रॉपर या मैन मैन जो रचनाकार हैं वो कौन से हैं, मैन मैन कृतियां कौन कौन सी है, बस इतना ही करना है। ज्यादा मोस्टली हमारा यहाँ से बौद्ध और जैन साहित्य हो जाता है। उसके अलावा संस्कृत भाषा हो जाती है, क्योंकि पहला जो लिटरेचर था, पहला लिखित साक्ष्य हम देखते हैं वेदों को, और लैंग्वेज कौन सी थी? संस्कृत थी। क्लियर। तो वहां से इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं। चलिए एक बार असमिया को देखते हैं। आरंभिक असमिया साहित्य में बरोजी प्रमुख थे। वैष्णव संप्रदाय के शंकर देव ने अनेक धार्मिक कविताएं लिखी। असमिया के विकास में लक्ष्मीकांत बीस बरुआ तथा पद्मनाभ गोसाई बरुआ के योगदान को भी नहीं भुलाया जा सकता।
सो यहाँ से मेनली हमें ये ध्यान रखना रहेगा, शंकर देव की मेंशन कर सकते हैं, लक्ष्मीकांत बेजबरुआ और पद्मनाभ गोसाई गोसाई जो बेजबरुआ हैं उनको हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। क्लियर? चलिए, इसके बाद में उड़िया की तुम बात करो तो उड़िया भाषा के विकास में फकीर मोहन सेनापति और राधानाथ रे ये इंपॉर्टेंट रहेंगे तुम्हारे लिए। और ओडिया साहित्य में एक नए युग का जन्म का जो श्रेय है वो उपेंद्र भंजा को दिया जाता है। और उड़िया भाषा में साहित्यिक कार्य में सरल दास काव्य इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो फैक्ट है ये पूछा जा सकता है कि भाई उड़िया भाषा में जो प्रथम कृति है वो किस साहित्य को कहा जाता है। उड़िया भाषा की जब भी बात होगी तो यहाँ से यही प्रश्न बनता है और वो है सरल दास काव्य। ये तुम एक बार राइट डाउन कर लेना, अच्छे से लर्न रखना इस चीज को। क्लियर है? चलिए, उड़िया के बाद में अगर हम पंजाबी साहित्य की बात करते हैं तो इसकी प्रमुख लिपि वही है जो गुरु नानक के समय से हम देखते आ रहे हैं, गुरुमुखी लिपि। ठीक है, तो गुरुमुखी लिपि इसकी प्रमुख रहेगी। गुरुद्वारों में पवित्र जो ग्रंथ है, जो गुरु ग्रंथ साहिब, उसका पाठ करने वाले ग्रंथियों ने इस लिपि को सीखने का प्रयास किया। गुरु नानक पंजाबी के प्रथम कवि थे। सो पंजाबी लैंग्वेज के प्रथम अगर कवि की बात कर रहे हैं तो गुरु नानक है, वहीं से हम साहित्य का विकास भी मान सकते हैं इस लैंग्वेज में, क्योंकि गुरुमुख लिपि की बात कर रहे हैं। और 10वें गुरु गोविंद सिंह ने फारसी और संस्कृत सीखी, उन्होंने पंजाबी में 2 सवैये भी लिखे। हाँ, ये बात अलग है कि ये आदि काव्य जो इनका प्रमुख काव्य था उसका पोर्शन नहीं बन पाए। इतना हमारे लिए काम का नहीं है, बस तुम्हें थोड़ा सा मैंने नॉलेज के लिए बताया। बस तुम्हें जो चीजें ध्यान रखनी है, गुरुमुख लिपि तुम ध्यान रख लोगे और गुरु नानक साहिब को तुम याद रख लोगे, 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। पंजाबी साहित्य हमारा कंप्लीट सा हो जाता है इनमें ही। देखिए, आरंभिक दिनों की जब तुम बात कर रहे हो रचनाओं में, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो प्रेम से जुड़ी हुई कहानियां थी या रचनाएं थी वो हमें देखने को मिलती है। लाइक हीर रांझा, ससी पन्नू और सोनी महिवाल, ऐसी जो प्रेम कहानियां थी वो यहाँ से मूल विषय बनती है। आरंभिक दिनों की बात करें तो बुल्ले शाह एक सूफी संत थे, उन्होंने अनेक गीत लिखे। उनकी रचनाओं का एक लोकप्रिय रूप था और वो तुम्हें ध्यान भी रखना है, वो था कैफी, जिसे आज भी लोग गाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। कैफी एक किसके द्वारा है? बुल्ले शाह के द्वारा रचित है, जो कि एक सूफी संत हुए थे। एंड सूफी संप्रदाय को लेकर भी हम ये समझ पा रहे थे कि ये भ्रमण करके अपनी रचनाओं की रचना करते थे। तो जाहिर सी बात है सूफी संत सब पंजाबी में कैसे इंक्लूड हो रहे हैं, ये सब चीजें तुम्हें वहां पे ऑटोमेटिकली क्लियर होती जाएंगी। भाई वीर सिंह ने राणा सूरत सिंह नामक एक महाकाव्य की रचना कर दी थी। तो देखो बच्चों, अदर लैंग्वेज की बात करें, चाहे वो हमारी बांग्ला हो, असमिया हो, उड़िया हो, पंजाबी हो, तो क्वेश्चंस बस इतने ही है। मेनली जो काव्य हैं वो ध्यान रखने होंगे, रचयिता हैं वो याद रखने। और अगर कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल करके आता है, जैसे पंजाबी की बात कर रहे हैं, गुरुमुख लिपि सामने आ रही है, तो बस वैसे फैक्ट हमें याद रखने हैं, बाकी सारा कुछ तुम छोड़ सकते हो। क्लियर? चलिए, इसके बाद में हम चर्चाएं कर लेते हैं कुछ पाठगत प्रश्नों की। तो यहां से जो प्रश्न बनते हैं वो कुछ इस प्रकार बनेंगे कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब? 1800 ईस्वी में हुई थी, जब वो प्रेस की स्थापना हुई थी, सेम टाइम बात है। और ये क्यों हुई थी ये भी तुम्हें पता है भाई, अंग्रेजी अधिकारियों को भारतीय धर्म, रीति रिवाज, भाषा, साहित्य, इनका कुछ प्रशिक्षण दिया जाने के लिए इसकी स्थापना कर दी गई थी। देखिए, बांग्ला का व्याकरण किसने लिखा था? और विलियम कैरे की बात हमने कर ली थी, जिन्होंने बांग्ला का व्याकरण लिख दिया था। क्लियर हो गया? चलिए, अगला प्रश्न कह रहा है पंजाबी की प्रमुख लिपि का नाम बताइए, और वो है गुरुमुख लिपि। तो तीनों प्रश्नों को तुमने एनालिटिक किया होगा, समझ में ये आ रहा होगा कि यहां से जो प्रश्न बनते हैं वो कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस को लेके बना, कुछ इंपॉर्टेंट साहित्य को लेके बना, और जाहिर सी बात है किसी साहित्य की विशेष बात को लेकर के बना, जैसे पंजाबी को लेके गुरुमुख लिपि हमारे सामने आती है। क्लियर हो गया इतना सब कुछ? चलिए, इसके बाद में हम बात कर लेते हैं गुजराती, सिंधी, मराठी, कश्मीरी और अंग्रेजी साहित्य की। देखो बच्चों, ये हम एक तरीके से पोर्शंस ऑफ इंडिया देखते जा रहे हैं। भारत के इतना सारे जो लैंग्वेजेस हैं उनके साहित्य को देखते हुए जा रहे हैं। यहां से ज्यादा तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना है, संस्कृत पे फोकस करना अच्छे से, वहां से प्रश्न हो सकता है। संस्कृत के बाद में तुम बौद्ध और जैन जो साहित्य है उस पर फोकस करोगे, और बाकी अगर तुम देखना चाहो तो मुगल कालीन जो साहित्य है उस पे, और राजस्थान वाला पोर्शन जो कि हम अगली कक्षा में देखेंगे, वहां पे तुम क्या करोगे, वहां पे जो राजस्थानी का ऐतिहासिक साहित्य है, इतिहास को रिलेट करके, चाहे वो हम वहां पे वेली कृष्ण रुक्मणी की वो चीजें देखें, है ना, हम्मीर महाकाव्य देखें, तो उन सबको तुम जरूर रिमाइंड रखेंगे। बाकी सारे साहित्य में तुम्हें मोटी मोटी बातें याद रखनी है। तो चलिए शुरू करते हैं गुजराती, सिंधी, मराठी, कश्मीरी और अंग्रेजी साहित्य के साथ में। देखो, गुजरात में नरसिंह मेहता का नाम बहुत ही सर्वोपरि, साहित्य में सर्वोपरि है। उनके कृष्ण की जो प्रशंसा की है उन्होंने अपने गीतों
में उनको आज भी लोकप्रिय बनाया हुआ है। उस साइड में नर्मद के काव्य ने गुजराती साहित्य को नई ऊंचाई प्रदान की है। गोवर्धन राम का उपन्यास सरस्वती चंद्र भी एक पॉपुलर उपन्यास माना जाता है। किस लैंग्वेज की बात कर रहे हो भाई? गुजराती की तुम बात करोगे। क्लियर हो गया? चलिए, इसके बाद में देखिए, डॉक्टर के एम मुंशी की जब तुम बात कर रहे हो तो उनका योगदान भी यहां से भुलाया नहीं जा पाएगा। और वे उपन्यासकार भी थे, निबंधकार भी थे और इतिहासकार भी थे। पृथ्वी बल्लभ उनका एक उपन्यास है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो डॉक्टर के एम मुंशी से रिलेट करके बस यही चीज निकल करके आएगी सामने, पृथ्वी बल्लभ, ये याद रह जाएगा गुजराती में। ठीक है, चलिए, इसके बाद में हम बात कर लेते हैं सिंधी साहित्य। देखो, सिंध क्या था? सूफियों का महत्वपूर्ण केंद्र माना गया था। सिंध की जब तुम बात कर रहे हो तो सूफियों का महत्वपूर्ण केंद्र है, तो क्या होगा? भक्ति के दीवाने थे सूफी। तो यहां से जो लोकप्रियता मिली सिंधी को, वो एकमात्र कारण था उसका, सूफी जुड़े हुए थे। दूसरी बात क्या थी कि ये भक्ति से जुड़ा हुआ था। सिंधी में साहित्य सृजन का प्रमुख कार्य मिर्जा कलिच बैग तथा दीवान कोरामल ने किया था। तो ये वाली बात बस इतनी ही काम की है, दो ही लाइनें। सूफियों का प्रमुख केंद्र था, ये ध्यान रखोगे, और मिर्जा जो कलिच बैग है और दीवान कोरामल है उनको तुम ध्यान रख लोगे। बस, बाकी सारा काम का नहीं है यहाँ से। अब मराठी साहित्य की बात करो तो मराठी भाषा की तुम बात करोगे पहले, तो ये जन्म कहाँ से ले रही है? महाराष्ट्र से ले रही है। अब महाराष्ट्र से जन्म ले रही है तो जाहिर सी बात है पुर्तगाली धर्म प्रचारक उस समय इसको टच कर रहे हैं। तो मराठी भाषा का प्रयोग वे लोग भी, यानी पुर्तगाली धर्म प्रचारक थे, वो अपने साहित्य या अपने जो धर्म प्रचार था उसमें कर रहे थे। 13वीं शताब्दी में संत ज्ञानेश्वर ने मराठी कविता और गद्य की रचना की। उन्होंने भगवत गीता पर दीर्घ टीका लिखी। एंड टीका से मुझे समझ में आ रहा है कि अब तुम लोगों को, जब हमने वेद उपनिषद पोर्शन किया था, आरण्यक पोर्शन किया था, ब्राह्मण ग्रंथ पोर्शन किया था, तो तुम्हें ये चीज तो समझ में आ गई थी ना, टीका क्या होता है? वो तिलक वाला टीका नहीं था, ये था उस पे एक तरीके से हम कहें उसकी कुंजी बनाई थी, उसका संक्षिप्त रूप, उसका सार रूप लिखा गया था। ठीक है, उनके बाद नामदेव, गोरा सेना और जानाबाई ने मराठी में कई सारे गीतों की रचनाएं की, गीतों की रचनाएं उनके द्वारा की गई। क्लियर? चलिए, इसके साथ साथ देखिए, लगभग 2 शताब्दियों की तुम बात करोगे उसके बाद में एक नाथ जी, जिनका की टाइम ऑफ पीरियड मानेंगे 1533 से 1599, उन्होंने रामायण और भागवत पुराण पर भी टीकाएं लिखी। बाद में तुकाराम जी आए 98 से 1650 की बात करोगे, उसमें एक श्रेष्ठ रचना हुई थी तुकाराम जी के द्वारा, जो वहां पे पॉपुलर मानी गई। और शिवाजी के जो गुरु थे रामदास जी, वो भी इसी लैंग्वेज को रिलेट करके लिखते थे। स्वतंत्रता आंदोलन में बाल गंगाधर तिलक ने एक समाचार पत्र निकाला था जिसका नाम था केसरी, वो भी मराठी लैंग्वेज को रिलेट करता था। बच्चों, मराठी में H.G. सालवंकर का नाम भी एक प्रेरक रचना के रूप में, रचनाकार के रूप में लिया जाता है। तो यहां से अगर देखो इंपॉर्टेंट चीजों की बात करो तुम, तो यहाँ पे हम मराठी में जो समाचार पत्र निकला केसरी, बाल गंगाधर तिलक, वो याद रख लेंगे तुम। और नाम में तुम एकनाथ जी, तुकाराम जी, गुरु रामदास जी, इनके नाम मराठी साहित्य में ले सकते हो। जानाबाई वगैरह उनके भी नाम यहाँ पे ऐड किए जा सकते हैं। क्लियर हो गया? चलिए, इसके बाद में देखिए, कश्मीरी साहित्य की अगर तुम बात करोगे तो 14वीं सदी की तुम बात करोगे। 14वीं सदी में क्या हुआ था कि लाल देवी कश्मीरी भाषा की सर्वश्रेष्ठ कवियत्री हुई थी। इसके अतिरिक्त हब्बा खातून, महजूर, जिंदा कोल, नंद ऋषि, अख्तर मोहिउद्दीन, गुलाम मोहम्मद और दीनानाथ नदीम कश्मीरी भाषा में साहित्य की रचना करते थे। प्रथम सिख युद्ध के बाद 1846 की तुम बात करो तो जम्मू में जो डोगरा कश्मीर के शासक बने थे, उनके समय हम ये देखते हैं कि डोगरी भाषा को अधिक अहमियत मिलना शुरू हो गई थी। तो इस साहित्य की बात करें, कश्मीरी साहित्य की बात करें, तो मेनली हमें कौन सी जो लोकल लैंग्वेज है प्रभाव दिखेगा? इसमें डोगरी का दिखेगा। क्लियर हो गया ना? और ये क्यों दिख रहा है वो सब चीजें मेंशन करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस इतना ध्यान रखना है, क्योंकि हम कोई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि नहीं पढ़ रहे, हम केवल भाषा और साहित्य पढ़ रहे हैं। तो भाषा और साहित्य में केवल इतना ही पूछा जाता है कि भाई ये कौन सी भाषा है, कौन कौन सी भाषाओं का सम्मिश्रण दिखेगा, कौन कौन सा साहित्य रचा गया है और उस साहित्य के रचनाकार कौन है, और इस प्रॉपर साहित्य में कौन सी स्पेशल बात है, बस उतना ही पूछा जाता है। ये नहीं पूछा जाएगा प्रथम सिख युद्ध हुआ 1846 में, डोगरा शासक बन जाते हैं, तो डोगरी भाषा का प्रभाव, केवल डोगरी भाषा का प्रभाव तुम्हें ध्यान रखना है। क्लियर? चलिए,
इसके बाद में हम बात कर लेते हैं अंग्रेजी साहित्य। भारत में अंग्रेजी साहित्य के भी अनेक सारे लेखकों में देखने को मिलते हैं। अंग्रेजी शिक्षा का जो माध्यम बन गई थी, अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बन जाने के से भारतीयों ने 1835 के बाद की तुम बात करो तो अंग्रेजी में लिखना स्टार्ट कर दिया था। और इसमें मधुसूदन दत्ता, तारा दत्ता, सरोजनी नायडू, इन सब के बारे में तो हमने जो इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हैं उन्हें अच्छे से पता है कि भाई ये जो भारतीय रचनाकार हैं जो अंग्रेजी साहित्य भी लिखते थे। क्लियर होगी ये सारी बातें। तो देखिए गुजराती, सिंधी, मराठी, कश्मीरी और अंग्रेजी साहित्य हो, उधर हमने जो पिछली लोकल लैंग्वेजेस देखी उनकी बात हो, तो यहाँ से साहित्य, साहित्यकार, बस इतना ही याद रखना। और कोई इंपॉर्टेंट निकल करके फैक्ट आए तो वो चीजें ध्यान रखनी है। जैसे कश्मीरी भाषा की जब साहित्य की बात करी तो डोगरी भाषा हमने देखा, पंजाबी साहित्य की जब बात करी तो गुरुमुख लिपि हमने देखा। तो ऐसा इंपॉर्टेंट फैक्ट बस तो तुम उन्हें कैच करो, क्वेश्चंस ऑटोमेटिक क्लियर होते चले जाएंगे। चलिए कुछ पाठगत प्रश्न देख लेते हैं। तो पहला पाठगत प्रश्न क्या कह रहा है, सरस्वती चंद्र के रचयिता का नाम बताइए। गोवर्धन राम, हमने देखा था गुजराती साहित्य में आता है ये, है ना। सरस्वती चंद्र किसमें आ रहा है, गुजराती साहित्य में, ठीक है। अगला क्या कह रहा है, मराठी में रामायण और भागवत पुराण पर टीकाएं किसने लिखी। एकनाथ जी की बात कर लेंगे। लगभग जब दो शताब्दियों के बाद की बात करोगे ना, तब एकनाथ जी मिलते हैं हमें वहां पे, ठीक है। चलिए अगली की बात करें, कश्मीरी भाषा की प्रमुख कवयित्री का नाम। तो स्टार्टिंग ही यहां से माना था हमने 17वीं सदी से, लाल देवी की जब बात करी थी तब से स्टार्ट किया था। क्लियर हो गया। चलिए इसके बाद में बच्चों हम चर्चाएं कर लेते हैं अगले प्रश्न पे। तो हमारा अगला प्रश्न है, किन्हीं दो साहित्यकारों के नाम लिखो जिन्होंने अंग्रेजी में काव्य में योगदान दिया था। तो भारतीय साहित्यकारों की बात करो तो तारा दत्ता है, मधुसूदन दत्ता है, सरोजनी नायडू है। जो तुम्हें दो अच्छे लगे तुम उनको मेंशन कर सकते हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब पूरे चैप्टर की अप्रोच देखिए, यानी भारतीय साहित्य के परिदृश्य में हमने अब तक इस चैप्टर से क्या क्या लर्न किया है, एक बार वो चीजें देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने ये समझ बनाने की कोशिश की कि संस्कृत सभी भाषाओं की जननी सबसे प्राचीन है। और इसका एविडेंस क्या माना था हमने, वेद को लिया था। वेद मानव जाति की प्राचीनतम साहित्यिक विरासत है। रामायण और महाभारत में जिन आदर्शों की प्रतिष्ठा की गई है वे मानव के लिए अनुकरणीय है। ये सारी बातें हमने हमारे चैप्टर से सीखी थी। जैन एवं बौद्ध मत ने अहिंसा और सदाचार पर बल दिया था। इसके साथ साथ हमने ये भी समझ बनाई कि राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, शल्य चिकित्सा, आयुर्वेद, वास्तुशिल्प आदि विषयों पर प्राचीन भारतीय भाषाओं में अतुलनीय ग्रंथों की रचना हुई। सुश्रुत की, चरक महोदय की, पतंजलि के योग सूत्र की, इन सब की बातें हमने हमारे चैप्टर में कर ली थी। तो हम ये समझ पा रहे हैं कि इन सभी टॉपिक्स पे हमारे एंसेंट इंडिया में काफी अच्छे लिटरेचर लिखे गए हैं। तमिल साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है। 19वीं सदी के आरंभ में हिंदी गद्य अस्तित्व में आया था। ये हम समझ चुके थे, एक पर्टिकुलर रूप उसे मिल गया था वहां से। हिंदी के अतिरिक्त बांग्ला में सर्वाधिक समृद्ध, हिंदी के बाद की बात करेंगे, हिंदी के अतिरिक्त की बात कर रहे हैं, तो बांग्ला में सर्वाधिक समृद्ध साहित्य रचा गया। पंजाबी, सिंधी, मराठी, कश्मीरी आदि अनेक भाषाओं में भी समय समय के साथ साहित्य की रचना की गई थी। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ से देख ली। बच्चों अगर पाठांत प्रश्नों की बात करें जो हमें 4 और 8 नंबर में देखने को मिलते हैं, तो यहाँ से कुछ प्रश्न बनते हैं, जैसे वेदों का महत्व बताइए। तो मुझे लगता है बड़ा इजीली है, हम आसानी से उसमें लिख सकते हैं। संगम साहित्य पर संक्षिप्त टिप्पणी, तो संगम साहित्य की जब तुम बात करोगे तो द्रविड़ लैंग्वेज में जाओगे और वहां पे पर्टिकुलर तुम तमिल को उठाओगे और तमिल साहित्य पर लिखना शुरू कर दोगे, तो तुम्हारा इस प्रश्न का आंसर क्लियर हो जाएगा। अगला कह रहा है सूत्र, सूत्र क्या है, संक्षिप्त में लिखिए। भाई जब सूत्रों की तुमने बात करी थी, 3 सूत्र देख लिए थे, तो उनमें से उठा के सूत्र के बारे में लिख सकते हैं, भाई ये क्या है और क्या कहता है, ठीक। चलिए अगला है, हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ। तो जब हिंदी साहित्य को हमने उठा के देखा तो वहां से तुम स्टार्टिंग से उठाओगे और कंप्लीटली लिखते चले जाओगे। तो डियर स्टूडेंट्स ये था हमारा पार्ट जिसमें हमने ये समझ बनाने की कोशिश की कि भारत की जो अनेक भाषाएं हैं उनमें कौन कौन सा साहित्य लिखा गया, और उस साहित्य में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, चाहे वो रचनाकार को लेकर हो, साहित्य को लेकर हो, या वो साहित्य क्या मैसेज दे रहे हैं, वो सब हो, उन सबको हमारी क्लास में आज की में हमने क्लियर कर लिया। उम्मीद करता हूं सारे संभावित प्रश्न, सारे पाठगत प्रश्नों को हमने टच किया है और उनके आंसर अब हम सटीकता से दे सकते हैं। तो प्यारे बच्चों मिलता हूं आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।